Good morning everyone. Today we will discuss about the types या आप कह सकते हैं डिजाइन या फिर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी जो आपका संगठन का प्रारूप है, संरचना का प्रारूप, वो कितने तरह का होता है। तो 4 आपने टाइप्स इसमें देखे, आपने कौन कौन से थे, फंक्शनल, डिविजनल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो फर्स्ट है इसमें देखिए कार्यात्मक संगठन ढांचा। नाम से ही आपको पता चल जाता है फंक्शनल, यानी जितने फंक्शन हैं, जितने आप काम करने वाले हो। इट रेफर्स टू दी डिवीजन ऑफ द होल इंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, होल इंटरप्राइज मतलब पूरा जो भी आपकी संस्था है। अकॉर्डिंग टू दी मेजर एक्टिविटीज मतलब जो भी आपके मुख्य काम है, मुख्य क्रियाएं हैं, परफॉर्म्ड बाय इट मतलब जो भी वो करेंगे। तो जितने भी काम किए जाने हैं और इम्पोर्टेंट वर्क है उसके बेस पे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें देखिए करते क्या है, जो एक जैसी आपकी एक्टिविटीज होंगी, एक जैसे काम होंगे, उसको आप एक साथ जो है एक इकाई में उसको डिवाइड कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कैसे हो सकते हैं, देखिए उत्पादन का हो सकता है विभाग, विपणन हो सकता है, वित्तीय हो सकता है, या फिर सेवा वर्गीय। तो इस तरह से क्या बना लिए जाते हैं, डिपार्टमेंट बना लिए जाते हैं। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वही जो विभाग है उसको आगे उप विभागों में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। जैसे अब मार्केटिंग का जो मैं बनाया डिपार्टमेंट, वो क्या काम कर सकता है, सेल का भी वही कर सकता है क्योंकि मार्केट से रिलेटेड है, रिसर्च भी वही कर सकता है और एडवर्टीजमेंट का काम भी वही कर सकता है। तो इस तरीके से जो है जितने आपके काम होंगे आप उसके बेस पे क्या कर लेंगे, एक्टिविटीज को डिवाइड कर लेंगे और उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बारे में आप जानते ही हैं, जो एक्चुअल में कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। उसके बाद आता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके अंडर में क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स बनेंगे। देखिए फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उत्पादन का विभाग। सेकंड मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम करने वाला है वो डिपार्टमेंट। थर्ड फाइनेंस से रिलेटेड जो काम करने वाला है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड लास्ट है पर्सनल डिपार्टमेंट यानी सेवा वर्गीय विभाग, जिसका काम क्या होता है, कर्मचारी, ठीक है, उनकी नियुक्ति करना या जो भी उनसे रिलेटेड वर्क है वो देखना। अब इसमें देखिए आगे उपविभाग बना दिए गए हैं, इसको डिवाइड कर दिया गया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या कर सकता है, और ये सेल डिपार्टमेंट इसी के अंदर आ सकता है, एडवर्टाइजिंग का डिपार्टमेंट इसी में आ सकता है, और मार्केटिंग रिसर्च का। ठीक है, यानी जो मार्केट को रिसर्च करते हैं कि क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, कस्टमर क्या चाहता है, तो ये सब चीजें रिसर्च की जाती हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, अपने काम के बेस पे ये स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं अगर इस तरीके से आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो। तो देखिए इसका फायदा क्या मिलेगा आपको। सबसे पहली बात तो आपको बेनिफिट मिलेगा किस चीज का, स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन मीन्स विशिष्टीकरण का। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, जिनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है हर चीज की, उन्हीं को हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स सौंपते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो जो भी वहां मेन हेड होगा उसको सब कुछ पता होगा प्रोडक्शन के बारे में कि कहाँ से कितना कैसे प्रोडक्शन करवाना है, किस टाइम करवाना है। ठीक है, ऐसे मार्केटिंग का है तो उसको पूरी अच्छे से नॉलेज होगी मार्केटिंग की ओवरऑल। तो इस तरीके से जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उन्हीं को यहाँ पे रखा जाता है, तो चांस नहीं होते कि कोई रिस्क हमें इन फ्यूचर ज्यादा उठाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। देखिए सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही देख सकते, देखिए प्रोडक्शन होगा तभी मार्केटिंग का काम होगा। ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, और काम करने के लिए कौन चाहिए, पर्सन चाहिए। तो मतलब सब एक क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर फाइनेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 1 मंथ में आप करेंगे यूनिट्स बनाएंगे कुछ, तो उन यूनिट्स में मान लो आपने डिसाइड किया 20,000 यूनिट्स आपने प्रिपेयर करनी है, तो 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए आपको उसके हिसाब से फाइनेंस चाहिए, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन करोगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग सेल करोगे, तो सारा काम क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उन सब में कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने सोच लिया 20,000 यूनिट्स बना दी है, फाइनेंस आपके पास इतना नहीं है, तो आप कहाँ से कैसे प्रिपेयर करेंगे उनको। ठीक है,
तो समन्वय का मतलब तालमेल सबके बीच में, वो होता है। उसके बाद है प्रबंधकीय कुशलता बढ़ती है, मतलब जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है इज इंक्रीज्ड। कैसे? मैनेजमेंट जो भी काम करेगी, देखिए बर्डन सबके ऊपर नहीं है कि उनको ही सब कुछ देखना, नहीं, आपने बांट दिया, डिपार्टमेंट बना दिए, तो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो ही क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा काम देखेंगे, तो मैनेजमेंट के ऊपर और बर्डन नहीं होता, बहुत अच्छे से वो अपना काम कर पाते हैं। उसके बाद है कि मिनिमम डिप्लेक्शन ऑफ एफर्ट्स, यानी प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि जितने भी आपने एफर्ट किए, ठीक है, वो बार बार नहीं होते। मान लो एक काम एक डिपार्टमेंट में हो चुका है ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं होगा दोबारा फिर कोई और पर्सन कर दे, ठीक है, क्यों? आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ही कम ऐसा होता है कि बार बार कोई काम आपका हो जाए, रिपीट हो जाए। जैसे मान लीजिए फाइनेंस का है, तो फाइनेंस पता है आपको कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही करेगा, ठीक है, कोई चांस नहीं है कि कोई और उसके बारे में सोची। तो आप इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा कि इसने भी बोल दिया फाइनेंस के लिए और अदर किसी डिपार्टमेंट ने भी बोल दिया, ठीक है। उसके बाद है कि ट्रेनिंग इसमें क्या होती है, फैसिलिटेटेड, प्रशिक्षण में सहायक है। ये देखिए ट्रेनिंग मिल रही है, कैसे मिल रही है, जो आप फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है वो क्या देख रहा है, सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें, ठीक है, अगर उनको ट्रेनिंग देनी है तो उसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो भी है पर्सन, उसको मार्केट से रिलेटेड दी जाएगी ट्रेनिंग, ताकि उसको और अच्छे से वो कर पाए उस काम को, ठीक है। उसके बाद है कि सभी कार्यों को समान महत्व दिया जाता है। देखिए ओवरऑल जितना भी आप काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, ताकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है, ठीक है, यानी उसका जो मोटिव है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो सब किसको ध्यान में रखते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को, उसके गोल को ध्यान में रख के ही काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोचेगा, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचकर वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट्स हैं तो दूसरी तरफ देखिए कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। क्या है नुकसान, दोष क्या है, डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना, मतलब जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन तो हम उसी के लिए काम करते हैं, लेकिन हो सकता है उसको इग्नोर कर दें। मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच ले कि हाँ मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, वो ओवरऑल भूल जाएगा आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना था, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि जैसे एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए विपणन का है, इसमें आपने अदर भी डिपार्टमेंट बनाए हुए थी, तो हो सकता है इनमें कोऑर्डिनेशन ना बने, कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल ना बनने की वजह से भी क्या आती है, प्रॉब्लम क्रिएट कई बार हो जाती है। उसके अलावा कन्फ्लिक्ट होने की भी चांसेस होते हैं, वो कब होता है, जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, संपूर्ण विकास में बाधा आएगी, ठीक है, हार्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी जो हम चाहते हैं, क्यों, वो उसी कंडीशन में होता है जब हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर, वो उस कंडीशन में होता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिट है एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और बहुत इजी भी है इस तरीके से काम करना। तो ये था आपका फर्स्ट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी डिविजनल संगठन ढांचा क्या होता है। डिविजनल में क्या आएगा आपके पास, देखिए इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल इंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय इट, यानी पूरी संस्था को आप जो भी आपने प्रोडक्शन करना है उसके बेस पे क्या करते हो, जो आपके प्रोडक्ट है डिवाइड कर लेते हो उसके आधार पर, उसी को हम कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये किस में होगा, जो निर्माणी संस्थाएं होती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, ठीक है, तो जितने आपने प्रोडक्ट बनाने हैं उसके बेस पे हम क्या कर लेते हैं, उसको काम को डिवाइड कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास डिवीजन तो ऐसे बन सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कैसे, जैसे परचेज का है, सेल्स का है, एडवर्टीजमेंट का है, प्रोडक्शन का है, ठीक है, विद फाइनेंस का है, तो ये सारे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और साथ में क्या होगा, डिविजनल प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनकी देखरेख में वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर ही होंगे, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखिए मान लीजिए आप दो तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो, एक तो आपका है जो मेटल प्रोडक्ट डिवीजन, ठीक है, दूसरा है प्लास्टिक से जो बना रहे हो। तो अब मेटल के लिए अलग डिपार्टमेंट होंगे, प्रोडक्शन का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा और पर्सनल का अलग होगा। और वैसे ही प्लास्टिक के लिए अलग होंगे, प्रोडक्शन का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, फाइनेंस का और
पर्सनली का। मतलब आपने क्या किया, जितने प्रोडक्ट थे उसके बेस पे क्या कर लिया, आपने डिपार्टमेंट्स को बना लिया। अब बात करते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट क्या होगा, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स, यानी जो डिविजनल अध्यक्ष है उनका विकास होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, क्योंकि देखिए उनको पता है कि हमें अपने जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही उनको वर्क करना है। अब दूसरे प्रोडक्ट की उनको टेंशन नहीं है, वो वहां के जो लोग हैं वही करेंगे उस काम को, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हर चीज की देखरेख वो अच्छे से कर पाते हैं और जो उनकी डेवलपमेंट करने में क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, हम अपने जो रिजल्ट्स है उसको इजीली पता लगा सकते हैं कि मेटल प्रोडक्ट से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है और प्लास्टिक से कितना, क्योंकि दोनों को आपने क्या किया है, अलग अलग रखा हुआ है। डिसीजन आप क्विकली ले सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर इसके लिए आपने मान लीजिए डिपार्टमेंट के लिए लेना है कोई डिसीजन, तो ये आपका अलग है, इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, इसके लिए अलग है सब कुछ, तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, किसी भी तरह का हो सकता है वो। और उसको इजी एक्सपेंशन करना भी, इसकी यानी विस्तार करना भी आसान है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट में ही आप मेटल की एक बना रहे थे, किसी तरह से और बनाना चाहते हैं तो इसी में आप ऐड कर लोगे। आप प्लास्टिक से जो है रिलेटेड कोई भी आपको वहां से छेड़छाड़ करने की उस स्ट्रक्चर से जरूरत नहीं है, मतलब वो यहीं से ही आप क्या कर लोगे, चेंजेस कर लोगे जो आपने करने हैं, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब अगर इसकी बात करें डीमेरिट्स की, तो उसमें भी सेम वैसे ही आएंगे जैसे फर्स्ट में आपने कुछ पढ़े। तो ये कुछ बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वैसे ऐसा होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखा जाता है। तो यहां भी देखिए मेन प्रॉब्लम यही आ सकती है कि कंफ्लिक्ट हो सकते हैं डिविजनल हेड्स के बीच में। क्यों, वो डिमांड करते हैं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो कई बार उनके बीच में क्या हो जाते हैं, मान लीजिए इनको अवेलेबल हो गए रॉ मटेरियल, इनको नहीं हुआ अवेलेबल, तो आपस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो कई बार आ जाती है। उसके अलावा काम जो है 2 बार होने के चांसेस यहाँ होते हैं कुछ हद तक। क्यों, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अब 2 तो बने हुए हैं, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है ये चारों, और प्लास्टिक के लिए अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अनावश्यक कई बार हो जाता है कि वही काम अगर एक बार हो चुका है दोबारा कोई अदर पर्सन उसको कर दे। उसके अलावा कई बार सेल्फिश जो एटीट्यूड वो भी यहाँ आ जाता है, मतलब अब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने की बजाय अपने बारे में क्या करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स थी, ठीक है। तो आपके पास ये 2 टॉपिक हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये आप